तो ये हमारे पास में डीपीपी 16 में अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो डिस्पर्सिव पावर W1 W2 दो लेंसेज है, हमें क्या चाहिए, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला था। तो एक की फोकल लेंथ दिया है तो दूसरे की फोकल लेंथ इसको फाइंड करवाना है, तो यही आंसर है। सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th, कॉम्प्रिहेंशन 1 है, 9 10 चाहिए, ठीक है। 12th का भी चाहिए। चलो पहले ये कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन 2। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, block of mass 10 kg is put gently on a belt conveyor system of infinite length at t equal to 0, which is moving with constant speed 20 meter per second rightward at all time, irrespectively of any situation by means of a motor system as shown in the figure. The constant force of magnitude 15 Newton is applied on the block continuously during its motion. वो क्या रहा है, यहाँ हमारे पास में ये दो पुली दिया हुआ है और ये बेल्ट है जिसकी बेल्ट की लेंथ काफी लार्ज है, और ये बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। और यहाँ जेंटली ये ब्लॉक रखते हैं, यानी बेल्ट की स्पीड अपने को दिया हुआ है बी बी इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ अपने को म्यू एस की वैल्यू दिया है 0.4 और म्यू के की वैल्यू दिया है 0.25। इस ब्लॉक को जेंटली रख रहे हैं, तो जब इस ब्लॉक को रखेंगे तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है। यानी इसको हमने राइट राइटवर्ड डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, इसका मास 10 kg है, और इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी क्या दिया है, 0 दिया है। अभी क्या कह रहा है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज F1, एंड एट टी इक्वल टू टी इक्वल टू 10 सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज F2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 अपने को बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल पहले सिचुएशन को समझते हैं। ये बेल्ट तो कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसको तो फोर्सफुली घुमा रहे हैं इसे। तो ये पुलिस क्या कर रही है, इसको घुमा रही, तो बेल्ट की जो स्पीड है यहाँ, ये तो कांस्टेंट है। तो जब हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ रखेंगे तो ब्लॉक की लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, लेकिन बेल्ट के इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब वो पॉइंट किधर जा रहा है, बेल्ट का आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो यानी रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रही है। तो इसको बेल्ट को फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। यानी अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ तो आप देखोगे कि इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसको फ्रिक्शन आगे लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, कैनेटिक। क्यों, क्योंकि बेल्ट को फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हैं हम लोग। तो एफ के की वैल्यू होगी 0.25, यानी इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ये कितना होगा, म्यू के एन होगा ना, और यहाँ एन की वैल्यू क्या है, म्यू के 10 इंटू जी है। तो हमारे पास में कितना आ गया, यानी एफ के की वैल्यू आ गई है, जिसको ये बोल रहा है F1, यानी कितना आ गया, 25 न्यूटन। यानी F1 वेक्टर क्या लिखोगे आप, 25 I कैप न्यूटन लिखोगे। ब्लॉक पर तो आगे की तरफ लग रहा है ना इसको। अब क्या होगा, यहाँ इसको फ्रिक्शन लग रहा है, और ये भी एक फोर्स है, ये भी हमने लगा रखा 15 न्यूटन। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, वेलोसिटी क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करती जाएगी, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, तो धीरे धीरे यहाँ कहीं जाके मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है,
इसकी वेलोसिटी रहती है 20 मीटर पर सेकंड। तो जैसे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी, बेल्ट की 20 मीटर पर सेकंड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। ये क्या करेगा? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके साथ में मूव करेगा, अभी चेक करना पड़ेगा। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ एस इक्वल टू होगा, मतलब सॉरी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो क्या होता है? म्यू एस एन होता है। म्यू एस की वैल्यू कितना है? 0.4 इंटू 10 कितना दिया है? 14 न्यूटन दिया है। तो एफ एस मैक्स कितना आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम इतना फोर्स लगाएंगे तभी वो करेगा। इसका मतलब यहाँ हमने क्योंकि कंटिन्यूसली फोर्स कितना लगा रहा है, ये तो 15 न्यूटन ही लगा रहा है। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्लाइड कराने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? 14 न्यूटन चाहिए। तो यहाँ अब ये टाइम निकाल लेते हैं, तो ये टाइम क्या है ना, कि टाइम क्या होगा? तो मान लेते हैं कि टी टाइम बाद है, क्योंकि ये तो t=0 पर हमने यहाँ रखा था जेंटली। तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया? 20। पहले यहाँ से इसका ए निकालेंगे, तो ए कितना हो गया? 25 + 15, यानी हो जाएगा टोटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कितना हो गया? 40। 15 + 25 इक्वल टू मास कितना है इसका? 10 इंटू ए, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी ये हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? v इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। v क्या हो जाएगा? 20, u कितना? 0, 4 इंटू टी, यानी t इक्वल टू 5 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 5 सेकंड तक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, और जस्ट इक्वल टू 5 सेकंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसने क्या आपके कहा? इसने कहा जब ब्लॉक कहाँ होगा? t=2 सेकंड पर, तो t=2 सेकंड पर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन ही हो जाएगा। यानी F1 की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास में 25 I कैप। ओके। अब t=5 सेकंड, तो t=5 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड, तो अब तो 5 से लेकर 10 या 5 से लेकर इन्फिनिट इनफाइनाइट टाइम के लिए, तो ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इस पर जो फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो क्योंकि अब इसकी जो वेलोसिटी है, बेल्ट की भाई वेलोसिटी इसका होना चाहिए, इसका मतलब कौन से वेलोसिटी से जा रहा है? इस पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0, यानी टी ग्रेटर देन 5 सेकंड, या इक्वल टू उसके लिए आप देखोगे इस पर नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब इधर से फोर्स कितना लग रहा है इस पर? 15 न्यूटन। इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसको इधर की तरफ लगना चाहिए, जो कि एफ एस है। इसी को ये क्या बोल रहा है? F2 बोल रहा है। और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन आ जाना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसका? 0। तो जितना 15 इधर है उतना 15 इधर है। इसका मतलब है कि F2 वेक्टर यहाँ हो जाएगा -15 I कैप न्यूटन। इन दोनों का सम क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो 25 I कैप -15 I कैप, यानी आ जाएगा 10 I कैप न्यूटन। यानी मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। यही आंसर है। आगे क्या कह रहा है वो? वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। 10 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, ये अपने को फाइंड करना है। तो आप देख लो कब तक वर्क करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? 0 से लेकर 5 सेकंड कितना की वर्क करेगा, क्योंकि उसके बाद तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। तो उसका वर्क कैसे निकालेंगे? तो इसने कहा वर्क, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम अपने को पता चली गया कि 5 सेकंड तक तो स्लाइड कर ही रहा है। तो यानी ग्राउंड के, और इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें पता चल ही रहा है कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 5 सेकंड, तो ये आ जाएगा S = UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है तो 0 ही है।
एस इक्वल टू हाफ, ये कितना हो गया 4, टी कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 2, तो 2 × 25 यानी कितना आ गया 50 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 15 न्यूटन, सॉरी 25 न्यूटन। ये हमारे पास में क्या था F1 था, कितना आ जाएगा, यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है जिधर फोर्स लग रहा है, 25 × 5 0, यानी 1250 जूल। तो हमारे पास आ गया 1250 जूल, ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास में 11, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, calculate the magnitude of electrostatic force on a charge placed at a vertex of triangular pyramid, 4 vertices, 4 faces. If 4 equal point charges are placed at all 4 vertices of pyramid of side A, तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड। पहले इसको समझ लेते हैं। होगा क्या कि ये बेस, ये मान लो ऐसे बेस है ना, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इसको मिलाया, तो 4 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, यानी अगर देखा जाए इसके सेंटर को ध्यान में रखते हुए तो CH4 का जैसे स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ये वैसा ही बनेगा। सेंटर पे अगर मान लो कार्बन है तो ये 4 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इतना ही समझाना मेरे लिए सफिशियंट है इस चीज को लेकर। तो ये क्या हो गया, नीचे वाला ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए, सबकी लेंथ ए दिया हुआ है। और हर एक पे चार्ज कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे, हर एक अपेक्स पर कितना है चार्ज रखा है, इक्वली चार्ज क्यों रखा है, तो किसी भी एक पे फोर्स बताना है, या तो इस पे बताना है इस पे बताना है, तो इस पे निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, यानी ये कहाँ गिरेगा, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसके सेंटर पे गिरेगा, सेंट्रोइड पर, ये है ना। अब सेंट्रोइड पे गिरेगा तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हो, क्योंकि मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है, तो ये ऐसा इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कितना होता है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये कितना है A/2। तो आपको मालूम है डिस्टेंस कितना निकल के आती है, A/√3 निकल के आती है डिस्टेंस, है ना। यानी कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, बी से देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस, या सी से देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, A/√3 होगी। तो निकाल सकते हो आप A/2/x, है ना, x मान लो, तो ये आ जाता है, यानी ये वाली डिस्टेंस मिल गई अपने को। ये 90 डिग्री एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री एंगल, लॉजिक समझ में आ रहा है ना भाई। ये ना, ये मैंने इसका बेस लिया है, किसका, ये सेंटर नहीं है, मतलब जहाँ कार्बन एटम होता है वो वाला पॉइंट नहीं है ये कहाँ कार्बन एटम के यहाँ बीच में कहीं होगा, यहाँ मैंने इसके सेंटर पे लिया है, तो ये डिस्टेंस मुझे पता है। अब आप देखो, ये मुझे पता है कि ये ए है, ये मुझे पता है कि ये ए है, ये बाय√3, तो हाइट बता सकता हूँ मैं पाइथागोरस लगा के। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया ना इसका। और ये मुझे पता है, क्या लिखेंगे, H² + A²/3 का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू क्या हो गया, ए हो जाएगा, यहाँ से एच मिल जाएगा मुझे। कितना हो गया भाई, A² - A²/3 = H², यानी हमारे पास आ गया H = A√2/3 मिल गया। अब अगर ये मिल गया
तो मैं ये एंगल भी बता सकता हूँ। वैसे तो ये पता था तो एंगल यहाँ से मिल ही जाता मुझे। ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, वो तो मैं निकाल लूंगा। अब यहाँ से देखो इसको फोर्स कैसे लग रहा होगा, देखो यहाँ से समझते हैं। ये ट्राइंगल है मालूम है ना, ये वो पार्टिकल कहाँ है, नेक्स्ट वाला यहाँ। इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। और ये देखो ओरिजेंटल इस लाइन और इसके बीच में एंगल, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो थीटा है ना। इसके मैंने समझ मारा ना, ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इधर से देखूं, यूं इधर से देख रहा हूँ, समझ मारा है ना। मैं मतलब यहाँ इधर से देख रहा हूँ इसको, तो मुझे कैसा नजर आएगा देखो। यानी ये हाइट है, ये एच है, और ये डिस्टेंस कितना है, a/√3 है। और ये एंगल मैं कह रहा हूँ कि थीटा है। तो आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इसकी वजह से फोर्स इधर होगा कि नहीं होगा, तो इसका ये कंपोनेंट होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो फोर्स एफ होगा। तो आप देख रहे हो कि ये इधर क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा मिलेगा, और वर्टिकल क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ टॉप से देखूंगा, तो आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट ओरिजेंटल है, ये कौन सा, एफ कॉस थीटा। तो ये देखो एफ कॉस थीटा ओरिजेंटल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजेंटल फोर्सेस तो आपस में बैलेंस कर जाएंगे ऐसे। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एफ साइन थीटा। यानी आंसर क्या हो गया, 3f साइन थीटा हो जाएगा ना। तो ये फोर्स आ गया उसके ऊपर, नेट फोर्स। तो एफ तो ये हो जाएगा हमारे पास में, एफ क्या हो गया यहाँ, Q²/4πε0 ए स्क्वायर। और साइन थीटा आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि एच पता ही है, क्या है ना, एच पता है, ये पता है। साइन थीटा क्या हो गया, वैसे तो साइन थीटा हो जाएगा h/a, और एच की वैल्यू क्या है, तो आ गया √2/3। सॉल्व कर लो, ये आंसर है। ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर, कौन सा बताना, बी और डी। In each situation of column 1, a mass distribution is given and information regarding x and y coordinate of center of mass is given in column 2. Match the figures in column 1 with respect with corresponding information of center of mass in column 2. चारों ऑप्शन बता देता हूँ इसके। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए। हमारे पास में दिया एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर वायर फ्रेम इज मेड यूजिंग 3 थिन यूनिफॉर्म रोड्स और मास पर यूनिट लेंथ अपने को दिया है। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। यहाँ ये फिगर अपने को दिया हुआ है, ये इसका सेंटर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये लेमड़ा है, ये 2 लेमड़ा है, ये 3 लेमड़ा है। हमें सेंटर मास का बताना है कि कहाँ क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। इस रोड का सेंटर मास कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। इस रोड का सेंटर मास कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। मैंने ये ओरिजिन भी दिया हुआ है। और इसका सेंटर मास कहाँ होगा, ये मिड पॉइंट पर होगा। आप ये देखो इन दोनों का मास की बात करें तो ये 3 टाइम्स है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो यही लाई कर रहा होगा इस पर, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट किधर लाई कर रहा होगा, इधर लाई कर रहा होगा ना। और इसका यहाँ इन दोनों का मिला के कहाँ लाई कर रहा होगा, यानी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई सेम क्या है, यहाँ >0 है, लेकिन एक्स सेम क्या है, यहाँ <0 है। ये बात समझ में आ गई। ये पहला आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट यही लगाना है ना। तो देख लो पहले वाले का मैच कर जाएगा।
फिर है हमारे पास में बी ऑप्शन। बी में क्या कह रहा है देखो, बी में अपने को एक स्क्वायर फ्रेम दिया है। अपने को क्या दे दिया इसने, स्क्वायर फ्रेम दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर फ्रेम ये इस तरह से दिया है इसने। तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। ये 2 लैम्बडा है, ये लैम्बडा है, ये 4 लैम्बडा है और ये 3 लैम्बडा है। ठीक है, अब अपने को यहाँ फिर से बताना है सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ से देखो अब आप इसका मास देखो कितना है, यहाँ से देखो, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, एक ही बात है ना। इसका सेंटर मास यहाँ है, इसका सेंटर मास यहाँ है। तो इन दोनों का सिस्टम का सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा, इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना, और इसका सेंटर मास यहाँ है और इसका सेंटर मास यहाँ है। इनका सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा, इधर कहीं होगा। आगे बात समझ में। अब इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि क्योंकि एक एक का इधर की तरफ जा रहा है, इन दोनों का मिला के, है ना, और इन दोनों का मिला के यहाँ जा रहा है। तो एक चीज और देखनी पड़ेगी, इन दोनों का सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा। इन दोनों का सेंटर मास मतलब ये तो होगा ही, लेकिन क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। फिर इन दोनों का सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा, इससे निकालना आसान लग रहा है मुझे। इन दोनों का सेंटर मास कहाँ लाई कर रहा होगा, यानी ये, इसका मतलब यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ कहीं होगा, है ना। अब इसमें भी देखो आप, ये कितना है टोटल मास, क्योंकि इसका मास कितना 5, इसका भी 5 है ना। इसका मतलब है कि इस केस में अगर 5 है तो XCM तो क्या आ गया इसका, 0 आ रहा है। XCM तो क्या आ जा रहा है इसका, देखो इधर, क्योंकि ये भी 5 लेमड़ा, ये भी 5 लेमड़ा, लेकिन YCM कितना आ गया यहाँ, लेस देन 0 आ गया। चेक करते हैं। तो पहले का होना चाहिए देखो XCM, यानी देखो XCM, और नहीं, इसका तो आंसर हो जाएगा R। ए का तो क्या क्या हो गया देखो, R और Q, बस तीन ही है क्या, और R और Q, और बी, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जा रहा है, बी का हो जाएगा P, P हो गया, और ए वाई लेस देन 0, यानी S। नहीं आ रहा है क्या, दोनों मैच नहीं कर रहा है क्या। पहले का तो आ गया QR, दूसरे का आ गया PS, तो सही है। ओके, बाकी का कर लोगे, वही बता देता हूँ चलो मैं। सी का भी देख लेते हैं। सी में क्या कह रहा है, circular wire frame is made of two uniform semi circular wires of same radius and of mass per unit lambda and 2 lambda, ऐसा दिया हुआ है। यानी हमारे पास में ये सर्कल है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है और नीचे वाले का 2 लैम्बडा है। बताना है कि कहाँ होगा। तो सर यहाँ देखो, हाँ बोलो। सर वो जो ऊपर वाला है ना, स्क्वायर वाला, हाँ इसमें 2 लैम्बडा और 4 लैम्बडा का ऐसे डायगोनली चेक किया तो फिर 4 लैम्बडा के पास में रहेगा ना, और लैम्बडा हाँ और 3 लैम्बडा, लैम्बडा और 3 लैम्बडा का चेक किया तो 3 लैम्बडा के पास में, और फिर हाँ और फिर वो दोनों का मिला के मतलब अभी 3 लैम्बडा के पास में और 4 लैम्बडा के पास में है ना,
तो फिर थोड़ा सा 4 लैम्बडा के पास में होगा ना, ऐसे भी देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो उसमें क्या। हाँ सर। अब यहाँ देखो हमारे पास में ये लेमड़ा है, इसका लीनियर मास डेंसिटी लेमड़ा है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी 2 लेमड़ा है। इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ होता है, मालूम है ना कितना होता है। रिंग का सेंटर मास कहाँ पर होता है, 2r/π पर होता है। तो इसका कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, 2r/π पे होगा, और इसका भी कहाँ होगा, 2r/π पे होगा। लेकिन इसका मास क्या है, डबल है ना इससे। इसका मतलब इसका क्या होगा, लाई तो इसका यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही है, लेकिन ये 2m है एक तरह से, और ये m है, ये नीचे की तरफ फ्लाई कर रहा होगा ना यहाँ। इसका मतलब इसका एक्स एम क्या होगा यहाँ, <<0 होगा। तो आंसर क्या हो गया वापस से इसका, पी एस हो गया, यानी सी का आंसर हो गया पी एस। फिर चले जाते हैं डी पर। डी पे क्या कह रहा है, सर्कुलर वायर फ्रेम इज मेड ऑफ वायर्स ऑफ सेम रेडियस। तो वैसा हो गया अभी जो भी ऊपर से देखा था हमने, कौन सा हो गया है ये, बी ऑप्शन है ना, वैसा ही हो गया है। तो वापस से सेम वही क्वेश्चन मान के चलो आप, तो क्या हो जाएगा इसमें भी, बी के जो आंसर्स है ना वही इसके आंसर्स हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लेमड़ा, ये 2 लेमड़ा, ये 3 लेमड़ा, ये 4 लेमड़ा। यहाँ भी वैसे हो गया देखो। इसका सेंटर मास कहाँ होगा, 2r/π यहाँ से, इसका भी वही होगा, यानी ये क्या बन रहा है वापस से, वही बन गया है। तो क्या बन गया, ये स्क्वायर बन जाएगा। इसका मास कितना है लेकिन, तो आप तो देखो जैसे इन्होंने कहा कि इन दोनों को भी तो मान सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के यहाँ चला जाएगा। उसी तरह इन दोनों का भी मान सकते हो, है ना। लेकिन अब इसमें क्या है, अगर आप ये दोनों को मानते हो ना, तो इससे दिख रहा है मुझे कि इन दोनों का कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा होगा। इन दोनों का कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब ये भी कितना है, 5m है, और ये भी कितना है, 5m है। इससे क्या पता चल गया मुझे, एक्सएम सीधा सीधा 0 आ गया ना लेकिन, और वाई सी एम क्योंकि इधर कहीं लाई कर रहा हुआ है ना, तो एक्सएम तो 0 ही है, और वाई सी एम क्या आ गया यहाँ, <<0 आ गया। इसका भी आंसर क्या हो गया, डी का भी पी ए सी हो गया। ऐसे करना, ठीक है। और डीपीपी वो भी किया क्या, 17 किया है क्या आप लोगों ने, हाँ सर। हाँ सर। सबने किया। हाँ सर। हाँ सर। पहले वे कर लेते ना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आएगा ना, उसमें आरबीडी के भी क्वेश्चन होंगे ना। रश्मित भैया नहीं किया, क्यों नहीं किया। हम्म, किसने किसने नहीं किया भाई, आदित्य बिरादर हाँ सर। किया। नहीं सर। बहुत बढ़िया बेटा। अमित भाई आपने किया। हाँ सर, किया सर। भाग्य पाटिल आपने किया। नहीं सर, सर एग्जाम चालू है सर। क्या क्या क्या, सर स्कूल्स में एग्जाम चालू है, 16 तक किया था सर। उधर वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या, क्या सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या उधर। नहीं सर, आज पेपर था केमिस्ट्री का। अच्छा वो भी नहीं किया। तो क्या करें, सर कल तक कर दूंगा सर। ये कल तक तो कर ही लोगे, अभी करो सब बैठ के होमवर्क।
भी डीपीपी करो। जिसने 17 कर लिया वो 18 डीपीपी करेगा। ठीक है, करो, कर रहे हो ना भाई? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। करो करो डीपीपी करो।